हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के इस लेक्चर में हम देखेंगे फ़िल्टर्स के बारे में, जिसमें हम दो फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्लो और रैपिड सैंड फिल्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फिल्ट्रेशन। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में अभी आपने स्क्रीनिंग पढ़ चुके हैं, उसके बाद एरेशन प्रोसेस करते हैं, देन सेडिमेंटेशन, अदरवाइज कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन एडेड जो सेडिमेंटेशन होता है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है फिल्ट्रेशन। मतलब क्या है कि जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज थी बहुत ज़्यादा फाइन, वो अगर इनसे भी रिमूव नहीं हो पाई तो फाइनली उसके बाद आप क्या करते हैं, फिल्टर के थ्रू इनको रिमूव करते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन होता है ये यूज़ किया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ फ्लॉक्स, जो भी फ्लॉक्स बन जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, या फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, वो पार्टिकल्स जो आपके सेडिमेंटेशन प्रोसेस से रिमूव नहीं हुए थे। क्लियर है? ये आपका सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज के साथ साथ ऑर्गेनिक मेटल जैसे कि अगर वाटर में प्रेजेंट है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं, उनको भी रिमूव कर देता है। क्लियर है? तो जो जिस यूनिट्स में इनको कैरी करते हैं, जिनकी हेल्प से, उनको कहते हैं फिल्टर्स। मींस फिल्टर्स के थ्रू जो आप फिल्ट्रेशन करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन सबको वाटर से आप रिमूव कर देते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं जनरली फिल्टर्स, जैसे कि ग्रेविटी फिल्टर्स और प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर का मतलब है कि जो ग्रेविटी के थ्रू वाटर का फिल्टर हो रहा है, यानी वाटर का जो फ्लो है वो ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर आपको नहीं लगाना पड़ रहा। फिल्टर मीडियम से अबव थोड़ा सा आप वाटर का फ्लो कराते हैं, जिससे कि वो ग्रेविटी के थ्रू ऑटोमेटिकली फिल्टर होता जाए वाटर। अब प्रेशर फिल्टर में क्या होता है, जो आर्टिफिशियली अप्लाई कर रहे हैं आप प्रेशर, उसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं वो कहलाता है प्रेशर फिल्टर्स। ग्रेविटी फिल्टर्स दो टाइप के होते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर्स। तो जो भी वाटर में इम्प्योरिटीज हैं, उनको जब आप फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव करते हैं तो कुछ फॉलोइंग मैकेनिज्म्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। पहला है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप एक फिल्टर मीडियम तैयार करते हैं, जैसे आपने सपोज ग्रेवल्स वगैरह का यूज़ करके एक फिल्टर मीडियम तैयार कर दिया। उसके बाद जब आपने इसमें वाटर का फ्लो कराया, ठीक है, तो अगर वाटर में जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर मीडियम में, ये जो वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर है, इन वॉइड्स से बड़े साइज के अगर पार्टिकल हैं तो फाइनली क्या होगा, वो इन वॉइड्स के ऊपर यानी फिल्टर मीडियम की सरफेस पर क्या होते जाएंगे, कलेक्ट होती जाएगी वो इम्प्योरिटी। उसके बाद जब आप वाटर का फ्लो करा रहे हैं और जो पार्टिकल्स वॉइड के साइज से स्मॉलर हैं, यानी वॉइड से भी स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स हैं, वो क्या होगा, ये जो इम्प्योरिटीज बड़े साइज की जमा हो गई है, इसके ऊपर ये फिर से कलेक्ट होती रहेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। देख लीजिए, when water is passed through the filter size of particles greater than size of void, यानी कि जब आपका वाटर पास होता है फिल्टर में तो जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि ग्रेटर हैं देन द साइज ऑफ void के साइज से ऑफ द फिल्टर मीडियम, वो स्ट्रेन्ड आउट हो जाते हैं यहाँ से, यानी कि ऊपर जो है वो सब कलेक्ट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ इंट्रैप्ड इम्प्योरिटी, यानी मीडियम सरफेस के ऊपर एक इंट्रैप्ड इम्प्योरिटी जो है वो इंट्रैप हो जाती है, जमा हो जाती है एक लेयर की फॉर्म में। और जो पार्टिकल्स स्मॉलर हैं वॉइड के साइज से, ठीक है, वो रिटेन्ड हो जाते हैं इंट्रैप्ड इम्प्योरिटी के ऊपर। अब ये इम्प्योरिटी क्या है, बड़े साइज के पार्टिकल की है, तो इसके ऊपर जो है स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स जो हैं वो रिटेन्ड हो जाते हैं। एज साइज ऑफ वॉइड्स इन दिस लेयर इज स्मॉलर देन साइज ऑफ वॉइड्स ऑफ फिल्टर मीडियम, यानी कि इनके जो वॉइड्स के साइज हैं इस लेयर में वो स्मॉलर है देन द साइज ऑफ वॉइड्स ऑफ फिल्टर मीडियम। अब जो इम्प्योरिटी जमा हुई है उसके भी कुछ वॉइड्स होंगे, तो उसका साइज जो है अगर स्मॉलर है फिल्टर वॉइड के साइज से, यानी जो फिल्टर मीडियम में वॉइड्स हैं उसके साइज से अगर ये स्मॉलर है, तो फाइनली क्या होगा, वो स्मॉलर इम्प्योरिटीज इसमें कलेक्ट होती चली जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट जो मैकेनिज्म करते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे कि जब टर्बुलेंस रिमूव हो जाता है, यानी कि लैमिनार फ्लो एकदम स्मूथ फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लो में क्या होता है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर मीडियम के ऊपर इजिली सेटल हो जाएंगे, और जिनको फिल्टर वाटर से आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, उसकी बात करते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है कि सपोज ये फिल्टर है, ठीक है, ये फिल्टर मीडियम है आपका, तो जब ये वाटर जो है फ्लो हुआ
तो आपने देखा जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पर इंट्रैप्ट हो गई। यानी जब ये वाटर आप फ्लो कर रहे हैं तो इस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर वगैरह भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सपोज ये वाटर है तो यहाँ पे एक लेयर जमा हो गई जो भी वाटर में इम्प्योरिटीज थी। तो इस वाटर में क्या है आपका ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को एल्गी जो है वो यूटिलाइज कर लेती है। यानी एल्गी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट है। इनको किसने यूज़ कर लिया, एल्गी ने। ठीक है, एल्गी ने जब यूज़ किया तो एल्गी ग्रो करने लगी, और एल्गी जब ग्रो करी तो सन की प्रेजेंस में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, और फोटोसिंथेसिस में एल्गी ने क्या रिमूव किया, ऑक्सीजन रिलीज की। और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, जो वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके जो भी ऑर्गेनिक मैटर था उसको डिकम्पोज कर दिया। तो जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा, एक ये लेयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी की जमा होती रही कि ये प्रोसेस हुआ। यानी कि जो वाटर था जिसमें ऑर्गेनिक मैटर था तो इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे। इनको किसने यूटिलाइज किया, इनको एल्गी ने यूटिलाइज किया, और एल्गी ने फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिलीज करी। ऑक्सीजन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने यूज कर लिया और इसने ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया, डिकम्पोज कर दिया। तो ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है इसकी टॉप लेयर पर, मीडियम सरफेस पर एक लेयर जमा होती चली जाती है। इस लेयर को कहते हैं शिमुडस्टेक लेयर। देख लीजिए, for the first few days medium surface get coated with sticky deposits of partially decomposed organic matter। यानी कि कुछ फ्यू डेज में, स्टार्टिंग के जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके कुछ दिनों में क्या होता है कि एक सरफेस कोट हो जाती है, यानी सरफेस पे लेयर जमा हो जाती है डिपॉजिट की, जो कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं पार्शियली डिकम्पोज्ड, जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं एल्गी की ग्रोथ को। ये न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, एल्गी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे सरफेस मीडियम पे, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी करेगी एल्गी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और वो ड्यूरिंग विच फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ये करेगी, ऑक्सीजन रिलीज करेगी एल्गी, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कर लेंगे टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। यानी वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उनको डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो एक थिन लेयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी की जमा हो जाती है जिसको कहते हैं शिमुडस्टेक लेयर। तो जो इफिशियंसी है ऑफ दिस रिमूवल डिपेंड्स अपॉन टाइम गिवन फॉर ग्रोथ ऑफ शिमुडस्टेक। शिमुडस्टेक की ग्रोथ कितनी है उस पर ये रिमूवल की इफिशियंसी डिपेंड करती है। अब सपोज क्या हुआ, ये जो लेयर जमा हो गई इसको आपने हटा दिया, फिर फाइनली जब आप इनिशियली वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे जब आपने वाटर ऐड किया तो उस समय तो एल्गी वगैरह ग्रोथ नहीं हुई, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एकदम तो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, कुछ दिनों तक आपको जो है वेट करना पड़ेगा, यानी कुछ दिनों तक जब धीरे धीरे जो लेयर जमा होगी जिसमें एल्गी जो है इसको यूटिलाइज करेगी, तब जाके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके इसको डिकम्पोज करेंगे। तो इसको पूरी एक्टिविटी होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो जैसे जैसे शिमुडस्टेक की ग्रोथ है उसी के अकॉर्डिंग जो है टाइम पर ये इफिशियंसी डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा टाइम लगेगा यानी उतनी ज़्यादा इसकी रिमूवल की इफिशियंसी बढ़ती रहेगी। फिर लास्टली क्या आता है, इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस। ये मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज वेस्ट वाटर में प्रेजेंस हैं उनमें वो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा उन इम्प्योरिटीज का, जिसको आप फिर से रिमूव कर सकते हैं फिल्टर के क्लीनिंग के टाइम पे। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस में बस करते क्या है, उन चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं जिसके थ्रू उनको आप इजीली इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेविटी फिल्टर्स। ठीक है, तो ग्रेविटी फिल्टर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर्स। तो बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर की, तो कुछ इस टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इधर जो है ये इनलेट चैम्बर बना होता है, ये आपका चैम्बर जो है इनलेट चैम्बर है, जिसमें जो वाटर आपको फिल्टर करवाना है उस वाटर को यहाँ से एंटर कराते हैं। वाटर फ्रॉम सेडिमेंटेशन, यानी प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद जो भी वाटर होता है उसका अगर आपको फिल्ट्रेशन करना है तो आपने यहाँ से क्या किया, इनफ्लो करा दिया इसका। यहाँ पे कुछ लेयर्स बनी होती है कंस्ट्रक्शन, जैसे कि ये जो है आपका मीडियम जो है ये आपका सैंड का मीडियम है, इसमें सैंड फिल है। तो यहाँ पर
सैंड या एंथ्रासाइट या एक्टिवेटेड कार्बन कुछ भी यूज कर सकते हैं एज अ फिल्टर मीडियम। मतलब आप सैंड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या एंथ्रासाइट जो है उसको भी यूज कर सकते हैं एज अ मीडियम, या एक्टिवेटेड कार्बन जो है उसको आप एज अ मीडियम यूज कर सकते हैं, या जियो टेक्सटाइल्स यानी कि जो आर्टिफिशियली आप मीडियम को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल मीडियम हो गया जिसकी डेप्थ जो है 90 टू 110 सेंटीमीटर की है। इसके नीचे आप देख रहे हैं ग्रेवल प्लेस किया हुआ है जिसकी जो है 60 टू 90 सेंटीमीटर की डेप्थ में ग्रेवल को प्लेस किया है, जो कि ग्रेवल इसलिए यूज करते हैं कि ये जो ऊपर का मीडियम है सैंड का ये इसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, ग्रेवल जो है सैंड को सपोर्ट करने के लिए जस्ट बनाया जाता है ये मीडियम। इसके बाद सिमिलर हाइट जितनी सैंड की या जो मीडियम की हाइट है उतनी ही सेम हाइट में आप वाटर की डेप्थ के लिए स्पेस छोड़ते हैं 90 टू 110 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। नीचे ड्रेन्स बना देते हैं, कुछ पाइप्स होते हैं जिनको लेटरल ड्रेन्स कहते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो सेंटर का पोर्शन है ये आपका कहलाता है सेंट्रल ड्रेन। तो इसका जब आप प्लान देखेंगे तो ये सेंट्रल ड्रेन हो गई, कुछ टाइप से यहाँ से कुछ ये लेटरल ड्रेन्स निकली हुई होती हैं। तो ये आपका इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। फिर इधर क्या है, आप देख रहे हैं कि इधर ये टेलीस्कोपिक ट्यूब जो है बना रखी है। यहाँ से जो भी वाटर फिल्टर होके आता है वो यहाँ पे आ जाता है निकलते सेंट्रल ड्रेन से निकल के। फिर ये आप देखोगे फिर ये कुछ हाइट यानी वाटर की जो हाइट है ना वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही चढ़ पाता है, यानी पूरी हाइट कवर नहीं करता क्योंकि कुछ हेड में लॉस हो जाता है। तो पहले वाटर का लेवल क्या था यहाँ पर, अब वाटर का लेवल फिल्टर के बाद यहाँ पर है, तो हेड लॉस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये क्या HL की वैल्यू हो गई हेड लॉस की। ठीक है, उसके बाद टेलीस्कोपिक ट्यूब लगा देते हैं जिससे जो भी वाटर है वो इस ट्यूब के थ्रू वो निकल जाए और उसको फर्दर डिसइंफेक्शन के लिए आप भेज दें। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो HC की वैल्यू है यानी जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है हेड की ये कांस्टेंट हेड है। अब जैसे कि हेड की वैल्यू बढ़ गई, तो जब हेड की वैल्यू बढ़ गई तो सपोज ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा वाटर लेवल, तो ये वैल्यू आपको कांस्टेंट रखनी है, यानी जो कांस्टेंट हेड है HC की वैल्यू है कांस्टेंट रखनी है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, टेलीस्कोपिक ट्यूब को ऊपर नीचे आप शिफ्ट करते रहते हैं। क्लियर है, जिससे ओवरऑल हेड क्या रहे वो आपका कांस्टेंट मेंटेन रहे। तो जो भी ये सैंड का मीडियम है तो यहाँ के टॉप से जो 15 टू 30 सेंटीमीटर की सैंड है वो फाइन वेराइटी की होती है और उसके नीचे की जो सैंड है वो आप कोर्सर वेराइटी की रखते हैं, जिससे जो भी फिल्ट्रेशन हो इम्प्योरिटीज हो वो स्मॉलर साइज की वो ऊपर ही जमा होती रहे। क्लियर है, तो अब इसके बाद जो है जो भी ओवरऑल डेप्थ होती है फिल्टर मीडियम की वो अप्रॉक्स 2.5 मीटर से 3.5 मीटर तक रहती है। तो जैसे जैसे आप इसको फिल्टर करते जाते हैं तो ऊपर की लेयर क्या होती जाएगी, इम्प्योरिटीज की लेयर जमा होती जाएगी। तो अगर आप फिल्टर को क्लीन करते हैं यानी कि आप फिल्टर को जो है तब क्लीन करेंगे जब जो हेड लॉस की वैल्यू है ये 0.7 टू 0.8 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फिल्टर, यानी फिल्टर की डेप्थ के इतने टाइम्स ना हो जाए। जैसे इतने टाइम्स होगी तब आप क्या करेंगे, ओवरऑल फिल्टर को क्लीन कर देंगे। और क्लीन करने के लिए क्या करते हैं कि जो टॉप की जो 1.5 से 3 सेंटीमीटर की जो सैंड की लेयर है यहाँ तक की, इस लेयर को क्या करते हैं आप रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज इंट्रैप हो चुकी हैं, जमा हो चुकी हैं। तो आप इस लेयर को निकाल देते हैं जिससे ओवरऑल फिल्टर आपका क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस है स्लो सैंड फिल्टर में। देख लीजिए क्या क्या स्टेप्स हैं कि जो डेप्थ है फिल्टर की वो वेरी करती है 2.5 मीटर से 3.5 मीटर तक, और जो डेप्थ है सैंड लेयर की वो 90 टू 110 सेंटीमीटर की रेंज में रहती है, और जो ग्रेवल की जो लेयर है वो 60 टू 90 सेंटीमीटर की रेंज में रहती है। ग्रेवल की लेयर का यूज सिर्फ सैंड लेयर को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है और कोई इसका यूज पर्पस नहीं होता। तो एरिया जो है ईच यूनिट यानी एक सैंड फिल्टर अगर आप बना रहे हैं तो उसका 100 टू 2000 मीटर स्क्वायर एरिया रहता है इनके बीच में। इफेक्टिव साइज जो है सैंड पार्टिकल्स का D10, यानी D10 की जो वैल्यू है वो 0.2 से 0.3 तक रहती है। D10 का मतलब होता है कि इस डाया के यानी जो भी पार्टिकल है
उसका जो डाया है उससे सिर्फ 10% पार्टिकल ही फाइनर हो, उससे ज़्यादा ना हो, तो वो डाया कहलाता है D10। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0.2 टू 0.3 रहती है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ होती है, तो आपको याद रखनी है। टोटल एरिया कितना रहता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU जो लेते हैं, जो आपने सॉइल में पढ़ा है, D60/D10 होता है इसका रेशियो। तो ये जो वैल्यू है इसको 5 कंसीडर करके चलते हैं, यानी D60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ D10। ठीक है, तो D60 मतलब इस डाया के जो 60% पार्टिकल हैं वो इस डाया से फाइनर है, और D10 का मतलब है 10% पार्टिकल इस डाया से फाइनर है। टॉप 15 टू 30 सेंटीमीटर, यानी ऊपर की 15 से 30 सेंटीमीटर की जो सैंड की लेयर है वो फाइन वेराइटी की रहती है, एज मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन इज बीइंग कैरीड आउट इन द टॉप लेयर इटसेल्फ। क्योंकि मोस्टली फिल्ट्रेशन क्या होगा, टॉप लेयर में होगा, जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर जमा हो जाएंगी। तो इनिशियल हेड लॉस जो होता है फिल्टर में वो 10 टू 15 सेंटीमीटर की रेंज में रहता है। और क्लीनिंग जो है फिल्टर की आप तब करते हैं जब हेड लॉस बन जाता है 0.7 टू 0.8 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडियम। जब इतना अप्रॉक्स आपका हेड लॉस होता है तब आप फिल्टर को क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के लिए जो टॉप की 1.5 से जो 3 सेंटीमीटर की सैंड लेयर है उसको आप क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, एज स्क्रैपिंग ऑफ द सरफेस इज डन इन ऑर्डर टू लूजन अप द इंट्रैप्ड इम्प्योरिटी, जिससे कि जो भी इंट्रैप्ड इम्प्योरिटीज हैं वो लूज हो सके, उनको आप निकाल सकें, विच आर फर्दर रिमूव बाई वॉशिंग ऑफ सरफेस विथ क्लैरिफाइड वाटर। यानी कि जो भी उसको फिर से आप रिमूव कर देते हैं सरफेस को वॉश करके क्लैरिफाइड वाटर से। क्लियर है? आफ्टर क्लीनिंग द फिल्टर इट इज अगेन लोडेड विद वाटर, यानी कि फिल्टर को क्लीन करने के बाद फिर से आप इसको वाटर से लोड कर देते हैं, और वाटर को जो है उस वाटर को आप 24 टू 36 आवर तक के वाटर को यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब तक ऊपर शिमुटजैक लेयर नहीं बनेगी, बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगे, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन तब तक नहीं होगा। तो एज सफिशिएंट टाइम इज गिवन फॉर द ग्रो ऑफ शिमुटजैक, यानी शिमुटजैक को ग्रो करने के लिए आपको जो है कम से कम 24 से 36 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए जो आप वाटर फिल्टर कर रहे हैं उस वाटर को आप यूज नहीं करेंगे 24 से 36 घंटे वाले वाटर को, क्योंकि उसमें कोई भी बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुए, आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी होती है क्लीनिंग की वेरी करती है 1 to 3 मंथ्स, 1 से 3 महीने में आप उसको क्लीनिंग करते रहते हैं। जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है थ्रू दीज फिल्टर विद इन द रेंज ऑफ, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 2400 से 4800 लीटर पर मीटर पर डे होता है, पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। क्लियर है? तो ये जो है आपको याद रखना है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, स्लो सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है। और जो बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी है इसमें 98 टू 99%, यानी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, 98 से 99% ये बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। ये फिल्टर्स जनरली आप यूज़ करते हैं स्मॉल लोकेलिटीज़ में और विलेजेस में, जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया इज़ मोर एंड डिमांड इश्यू, जहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी जो है एरिया की बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ पर डिमांड जो है वो लेस होती है। क्लियर है? तो वहाँ पर आप स्लो सैंड फिल्टर यूज़ करते रहते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, ईजिली जो है 98-99% एक्यूरेसी मिल जाती है, एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ फिल्टर्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ फिल्टर, कितने फिल्टर रिक्वायर्ड हैं उस हिसाब से वो एरिया पर डिपेंड करता है। और ये भी आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में जो पूछ लेते हैं कि इतना एरिया है तो कितने फिल्टर्स, स्लो सैंड फिल्टर्स यूज़ करेंगे। तो अगर लेस देन 20 मीटर स्क्वायर एरिया है तो आप 2 फिल्टर्स यूज करेंगे 1+1, यानी कि एक तो वर्किंग है, ऑपरेशन हो गया, एक स्टैंड बाई एक्स्ट्रा में। ठीक है, 20 से 249 तक की रेंज में अगर एरिया है तो 3 यूज करेंगे, 2 तो ऑपरेशनल हो गए, 1 स्टैंड बाई, यानी कि एक खराब हो जाए तब आप यूज कर सकते हैं, हमेशा एक स्टैंड बाई आप अलग से रखते हैं। 250 से 649 की रेंज में अगर एरिया है तो आप 4 फिल्टर यूज करेंगे, 650 से 1200 है तो 5 फिल्टर्स, और ग्रेटर देन 1200 है तो आप 6 फिल्टर्स का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि एरिया इज 450 मीटर है, 450 मीटर किस रेंज में आ गया, इस रेंज में आ गया, तो आप कितने फिल्टर्स यूज करेंगे, 4, यानी 3 ऑपरेशनल और 1 स्टैंड बाई। तो ये आपकी स्लो सैंड फिल्टर है। स्लो सैंड फिल्टर की डिज़ाइन है, क्या क्या डेटाज जो यूज़ कर रहे हैं, कब इसको फिल्टर करेंगे, कब क्लीनिंग करेंगे, कितनी एक्यूरेसी इसमें रहती है। अब नेक्स्ट आता है आपका रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रेविटी फिल्टर है
तो रैपिड सैंड फिल्टर का जो ऑपरेशन है, यानी इनिशियल जो वर्किंग है वो सेम है स्लो सैंड फिल्टर की तरह, बट इसमें जो रिमूवल है, क्लीनिंग ऑपरेशन है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है, इनिशियली आपने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन इस टाइप का है कि यहाँ पे ये आपने जो है स्पेस छोड़ रखा है वाटर फिल करने के लिए, फिर उसके नीचे ये सैंड की जो लेयर आपने प्लेस कर रखी है 90 सेंटीमीटर की, फिर आपने नीचे ग्रेवल की लेयर जो सैंड को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं 60 सेंटीमीटर की, फिर यहाँ पे ये जो है आपने इस टाइप से जो है ये ड्रेन्स, लेटरल ड्रेन्स बना रखी हैं। ठीक है, ये लेटरल ड्रेन्स होती है जिनके थ्रू वाटर आता है, और ये आपकी जो ड्रेन है ये सेंट्रल ड्रेन है। इसको अटैच कर दिया आपने वॉश वाटर सोर्स से, तो यहाँ से जो है वाटर उल्टा वॉश के लिए जो है वाटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है आपने अटैच कर रखा है कंप्रेस्ड एयर को। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वाल्व नंबर 4 है, फिर इसके बाद यहाँ से ये अटैच होके ये वाल्व नंबर 3 है, और ये एक गटर बना हुआ है, और ये वाल्व नंबर 2 है, ये वाल्व नंबर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप करते क्या हैं कि इनिशियली आप वाल्व नंबर 1 और वाल्व नंबर 4 दो वाल्व को ओपन करेंगे। तो वाल्व नंबर 1 से क्या होगा, जिस वाटर को, ये इनलेट चैम्बर हो गया आपका, तो जिस वाटर को आपको फिल्टर करना है उस वाटर को वाल्व नंबर 1 से आपने एंटर किया। उसके बाद ये वाल्व नंबर 1 से जो वाटर है ये ऊपर आया, ये वॉश वाटर ट्रफ टाइप बना रखे हैं जिससे जो भी वाटर है वो इसके अंदर आ जाएगा। जब ये वाटर आएगा, और जो फिल्टर मीडियम जैसे सैंड है, तो इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं बस वो स्लो सैंड फिल्टर से बड़े साइज के होते हैं। तो जब फिल्टर से बड़े साइज के पार्टिकल होंगे स्लो सैंड फिल्टर के, तो इसमें क्या होगा, फाइनली बड़े साइज के पार्टिकल हैं तो वॉइड्स का साइज भी बड़ा होगा। तो फाइनली जब यहाँ से वाटर पास होगा और इसके अंदर आएगा और फिल्टर होके आएगा, ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, जब ये वाटर फिल्टर होके आएगा तो इसके नीचे आएगा, और ये सारे वॉल्व आपने क्लोज कर रखे हैं, तो फाइनली वाटर किस में चला जाएगा, 4 में। 4 को ओपन कर रखा है, 4 के थ्रू यहाँ चला जाएगा जिसको आप डिसइंफेक्शन के लिए भेज देंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब आपने वाटर को 1 से ओपन करा हुआ एंट्री करी यहाँ पर, तो यहाँ पे जो फिल्टर मीडियम है उसका साइज बड़ा है, तो वॉइड्स के साइज भी बड़े होंगे, तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो सिर्फ सरफेस पे कलेक्ट ना होके इनके बीच में भी कलेक्ट हो जाएंगी, इंट्रैप हो जाएंगी। तो सिर्फ सरफेस को क्लीन करने से तो ओवरऑल ये क्लीन नहीं होगा मीडियम, इसको जो है पूरा अंदर जो भी इम्प्योरिटीज इनके बीच में भी जो फिल हो गई हैं, जो इंट्रैप हो गई हैं, इनको भी रिमूव करना ज़रूरी है। तो उस केस में क्या करते हैं, अब वाल्व नंबर 1 और 4 का काम कंप्लीट हो गया। अब वाल्व नंबर 1 और 4 को आपने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट जब आप इसको फिल्टर को क्लीन करना है तो उस टाइम पे आप वाल्व नंबर 2 ये है, और वाल्व नंबर 5 और वाल्व नंबर 6 को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर अंदर जाएगी अब रिवर्स डायरेक्शन में, और यहाँ से जो वॉश वाटर है, यानी जो वाटर है जो क्लीनिंग के लिए आपने यूज किया है, वो वाटर यहाँ से अंदर जाएगा। तो इसके थ्रू क्या होगा कि इस मीडियम की पोरोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि जब वाटर का फ्लो हो रहा है तो जो भी इंट्रैप्ड इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होंगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगी, और फाइनली यहाँ से वापस आके आपने वाल्व नंबर 2 ओपन कर रखा है, बाकी सब क्लोज है, तो फाइनली 2 में आके ये सारा वाटर कहाँ जाएगा, गटर में, यानी 2 के थ्रू ये जो वाटर है ये आपका गटर में आ जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, वॉश वाटर गटर की हेल्प से सारी इम्प्योरिटीज गटर में आ गई और फिल्टर आपका क्लीन हो गया। अब क्या करेंगे, जब आपका फिल्टर क्लीन हो गया तो अब 2, 5 और 6 इन तीनों वॉल्व्स को आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप वॉल्व नंबर 1 और वॉल्व नंबर 3 ओपन करेंगे, ना कि 1 और 4। तो 1 और 3 को ओपन करेंगे, क्योंकि जब वॉल्व 1 से जो वाटर एंटर होगा फिल्टर होने के लिए, तो इनिशियली तो आपको पता है सिमोजेक लेयर डेवलप नहीं होती, क्योंकि वो कुछ घंटों के बाद ही डेवलप होती है। तो ये जो भी इम्प्योरिटीज हैं, यानी जो भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, फाइनली इस फिल्टर वाटर को आप 24 से 36 घंटे तक यूज नहीं करते हैं, तो फाइनली यहाँ से जो भी वाटर फिल्टर होके आएगा, आपने वाल्व नंबर 3 ओपन कर रखा है, तो यहाँ से आते आते लेटरल ड्रेन से सेंट्रल ड्रेन की हेल्प से 3 के थ्रू ये फिर से वॉश वाटर गटर में आ जाएगा। जब यहाँ पे लेयर जमा हो जाए तो उसके बाद आप फिर से ये 1 और 3 ओपन ना करके फिर से आप 1 और 4 ओपन करेंगे, फिर से वही प्रोसेस शुरू करेंगे, और फाइनली जो वाटर यहाँ पे आएगा फिल्टर होकर उसको आप डिसइंफेक्शन के लिए भेज देंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ 3 स्टेप में प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहले वाल्व 1 एंड 4 ओपन कर रहे हैं,
फिल्टर के लिए। उसके बाद जो भी इम्प्योरिटीज जमा हो जा रही है, फिर उसके बाद 2, 5 और 6 ओपन कर रहे हैं जिससे कि क्लीनिंग हो जाए। और क्लीनिंग के बाद फिर से आप वाल्व नंबर 1 एंड 3 ओपन करते हैं, जिससे कुछ टाइम आप ड्यूरेशन देते हैं जिससे जो शिमुटसेक लेयर है वो डेवलप हो सके। उसके बाद फिर से आप वही प्रोसेस करेंगे, 1 एंड 4 ओपन करेंगे, फिर क्लीनिंग के लिए 2, 5, 6 ओपन करेंगे, फिर फाइनली 1 एंड 3 ओपन कर देंगे शिमुटसेक लेयर को डेवलप करने के लिए। तो ऑपरेशन तो स्लो सैंड फिल्टर की ही तरह था, बट क्लीनिंग जो थी फिल्टर की वो डिफरेंट थी। इसमें कंप्रेस्ड एयर और वॉश वाटर सोर्स का यूज कर रहे थे। यहाँ पे बैक वाटर, रिवर्स वाटर के थ्रू जो है आप फिल्टर को क्लीन कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने 4 में वाटर आया तो 4 में आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है कि ये ट्यूब लगा दी, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि वाटर का जो लेवल है वो कहाँ तक आएगा। तो आपने देखा कि ये वाटर का लेवल यहाँ तक आया। इनिशियल वाटर का लेवल क्या था, ये, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, हेड लॉस। तो आप इजिली यहाँ पे हेड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। रैपिड सैंड फिल्टर में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग है बहुत ज़्यादा होती है, 24 to 48 आवर्स में आप क्लीनिंग करते रहते हैं। जो इंटायर प्रोसेस होता है बैक वॉशिंग का, वो 15 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। यानी जो फिल्टर को आप क्लीन करते हैं वो 15 से 30 मिनट में आप कंप्लीट कर देते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग, अब बैक वॉश वाटर भी तो यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो 2 to 5% होती है ऑफ वाटर टू बी फिल्टर बाई फिल्टर इन 1 डे। यानी एक दिन में जितना आप वाटर को फिल्टर कर रहे हैं उसका 2 से 5% आपको बैक वॉश के लिए वाटर यूज़ करना पड़ता है। जो एरिया होता है ईच यूनिट का वो 10 to 80 मीटर स्क्वायर होता है। और जो रेट ऑफ बैक वॉशिंग का जो रेट है वो 15 to 90 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से होता है। जनरली आप 1 मिनट में 45 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है बैक वॉश करते हैं। इफेक्टिव साइज जो है मीडियम पार्टिकल का वो 0.35 से 0.55 mm होता है। यानी D10 की जो वैल्यू है वो 0.35 से 0.55 की रेंज में होती है। और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU की जो वैल्यू है वो 1.2 से 1.6 की रेंज में होती है। बल्कि स्लो सैंड फिल्टर में आपने देखा था इसकी वैल्यू 5 थी और इसकी वैल्यू 0.2 to 0.3 थी। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या वैल्यूज कहाँ पर यूज कर रहे हैं। और जो सैंड मीडियम की डेप्थ है वो 60 to 90 सेंटीमीटर की रेंज में होती है। और डेप्थ ऑफ ग्रेवल यानी ग्रेवल लेयर की जो डेप्थ है वो 60 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होती है। जो नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड एट पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में जो है कितनी यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी, तो उसको जो है एक रिलेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। n इक्वल टू 1.22 ऑफ रूट क्यू, ये फॉर्मूला अगर आप लगा दें, यानी कितना वाटर जो है आप फिल्टर कर रहे हैं वो डिस्चार्ज, जो कि मिलियन लीटर पर डे MLD में होता है ये डिस्चार्ज, अगर आप इसमें पुट कर दें और इसका रूट लेके 1.22 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएंगी कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी। तो कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ फिल्टर्स तो 2 रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं उस टाइम जो वाटर का फ्लो होता है वो लैमिनार होता है। और बैक वॉश के टाइम में जो वाटर का फ्लो होता है वो ट्रांजिशन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन के टाइम पे फ्लो कैसा है और बैक वॉश के टाइम पे फ्लो कैसा है, ठीक है। जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो वेरी करता है 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। जो रैपिड सैंड फिल्टर का रेट है वो 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर है, ये यूनिट ध्यान रखिएगा। बल्कि स्लो सैंड फिल्टर में कितना था, 2400 से 4800 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये पर डे है और यहाँ पर आर है। तो इसके रेट का 30 टाइम्स जो है रैपिड सैंड फिल्टर का रेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप इसका 30 टाइम्स करेंगे और पर आर में यूनिट चेंज करेंगे तो 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आर वैल्यू आ जाएगी। और जो रेट ऑफ बैक वॉशिंग का रेट है वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, जितना इसका रेट है उसका 6 to 100 टाइम्स जो है वो आपका रेट होता है रेट ऑफ बैक वॉशिंग। 6 to 10 टाइम्स होता है, यहाँ पे 100 नहीं है, 6 to 10 टाइम्स द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। Under drainage system in rapid sand filter should be capable of passing backwash discharge effectively, यानी कि इतना हो कि backwash discharge जो है effectively पास हो सके। रैपिड सैंड फिल्टर में जो लेटरल और मैनीफोल्ड मतलब सेंट्रल ड्रेन जो होती है उनकी जो डिज़ाइन है वो आप कंसीडर करते हैं। अगर आप लेटरल और मैनीफोल्ड यानी सेंट्रल ड्रेन की डिज़ाइन करते हैं
तो अगर आप इसका प्लान देखेंगे कुछ इस टाइप का दिखेगा, यानी ये तो आपकी सेंट्रल ड्रेन हो गई और ये आपकी जो है लेटरल ड्रेन्स हैं, ये आपकी लेटरल ड्रेन हो गई और लेटरल ड्रेन के बीच में ये जो है आप परफोरेशंस प्रोवाइड कर देते हैं वाटर पास होने के लिए, तो ये कहलाता है परफोरेशंस। क्लियर है? तो सपोज आपने लेटरल के बीच की स्पेसिंग जो है सपोज ये SL मान ली, तो ये अराउंड 15 to 30 सेंटीमीटर होती है और ये जो परफोरेशन है तो सपोज ये आपका जो साइज ऑफ परफोरेशन होता है, यानी परफोरेशन का जो साइज है या आप ये कह सकते हैं कि जो डाया ऑफ परफोरेशन है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6 mm से 13 mm के बीच में, यानी 6 to 13 mm तक जो है साइज ऑफ परफोरेशन होता है और स्पेसिंग इनके बीच की जो है परफोरेशन जैसे ये हो गया तो इनके बीच की स्पेसिंग सपोज SP मान ली, स्पेसिंग ऑफ बिटवीन परफोरेशन, तो ये डिपेंड करती है साइज ऑफ परफोरेशन पे। तो अगर आप 6 mm डाया यूज़ कर रहे हैं तो जो साइज ऑफ परफोरेशन होगा वो आप यूज़ करेंगे 7.5 mm का, ठीक है, और अगर आप 13 mm साइज यूज़ कर रहे हैं तो आप जो साइज ऑफ परफोरेशन यूज़ करेंगे वो 20 mm यूज़ करेंगे सेंटर टू सेंटर। ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ साइज ऑफ परफोरेशन पता चल गया। तो जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है परफोरेशन का, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन, जितने भी परफोरेशन टोटल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 0.2% होता है ऑफ टोटल फिल्टर्ड एरिया के, यानी जितना भी टोटल फिल्टर्ड एरिया है उसका 0.2% जो है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है परफोरेशन का। और जो एरिया ऑफ लेटरल है, जैसे कि ये एरिया की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये लेटरल्स का जो है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल्स, ये आपका होता है 2 to 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ परफोरेशन, यानी जितना परफोरेशन का एरिया है, ठीक है, उसका जो है 2 to टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना परफोरेशन का है उसका 2 to 4 टाइम्स अगर आप कर दें तो ये एरिया ऑफ लेटरल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ लेटरल होगा क्या, π/4 इंटू DL, सपोज डाया ऑफ लेटरल बता दिया, DL स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 to 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ परफोरेशन कितना होगा, यानी π/4 इंटू DP स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अब जैसे ये लेटरल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यहाँ से यहाँ तक होगा आपका, तो ये होगा 2 to 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ परफोरेशन इन इट, यानी उस लेटरल में जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है परफोरेशन का वो आपका होगा टोटल 2 to 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ परफोरेशन इन इट। क्लियर है? तो एरिया ऑफ परफोरेशन टोटल इसमें कैसे निकालेंगे, तो आपको ये पता है कि अगर टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया परफोरेशन का मिल गया आपको, यानी पूरे ओवरऑल फिल्टर में आपको टोटल अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया परफोरेशन का मिल गया तो उसमें अगर एक लेटरल से, मतलब जो नंबर ऑफ लेटरल्स हैं हर लेटरल में उतने परफोरेशंस होंगे, तो अगर आप एक नंबर ऑफ लेटरल से डिवाइड कर दें तो आपको एक लेटरल में जितना एरिया होगा वो मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनटू नंबर ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेटरल्स, जहां n क्या मान लिया आपने, नंबर ऑफ लेटरल्स, यानी लेटरल से नंबर ऑफ लेटरल से डिवाइड कर देंगे तो एक लेटरल में जितना एरिया है वो आपको मिल जाएगा, उसका 2 to 4 टाइम्स जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल होता है। और नंबर ऑफ लेटरल का फॉर्मूला होता है, अब आप देख लीजिए स्पेसिंग सपोज SL है, ठीक है, और टोटल लेंथ जो है सेंट्रल ड्रेन की वो कैपिटल L है, तो अगर आप कैपिटल L को SL से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ लेटरल्स आ जाएंगे, +1 कर देंगे तो ओवरऑल टोटल लेटरल्स मिल जाएंगे, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, और दोनों ही साइड ये प्रेजेंट है, एक साइड, अगर एक साइड की बात करें तो कितना होगा कि टोटल लेंथ को अगर आप एक स्पेसिंग से डिवाइड कर दें और +1 कर दें, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ रही होगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अगर आप एक से डिवाइड किया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है तो उसमें एक डिवाइड किया तो 1 आएगा, +1 ये एक्स्ट्रा आपका लेटरल है, और इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड जितने भी नंबर ऑफ लेटरल्स हैं वो टोटल मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ लेटरल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल, और जो स्पेसिंग होती है लेटरल की वो अराउंड कितनी होती है, 15 to 30 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेंट्रल ड्रेन या एरिया ऑफ मैनीफोल्ड,
तो जो एरिया ऑफ मैनीफोल्ड या आप कह सकते हैं सेंट्रल ड्रेन, ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है ये आपका 2 टाइम्स होता है एरिया ऑफ लेटरल के, 2 टाइम्स एरिया ऑफ लेटरल्स। यानी कि जितना भी आपका लेटरल का एरिया है उसका जो है अगर आप 2 टाइम्स कर देते हैं तो वो आपका आ जाता है एरिया ऑफ मैनीफोल्ड्स, ठीक है। सपोज एरिया ऑफ मैनीफोल्ड कितना हो गया, π/4 ऑफ dm स्क्वायर, यानी मैनीफोल्ड का डायमीटर कितना हो गया, dm मान लिया, तो π/4 इक्वल टू dm स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल। यानी कि यहाँ पर जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका आएगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल, इसका 2 टाइम्स अगर आप कर देंगे तो आपको डाया ऑफ एरिया ऑफ मैनीफोल्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाया ऑफ मैनीफोल्ड फाइंड कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा लास्ट में कि जो लेंथ ऑफ लेटरल डिवाइडेड बाई डाया ऑफ लेटरल, लेंथ ऑफ लेटरल डिवाइडेड बाई डाया ऑफ लेटरल जो होता है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि ये आपकी एक लेटरल की लेंथ है और ये आपका डाया है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ओवरऑल डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अब आती है हेड लॉस की। जो हेड लॉस आपको इसमें रैपिड सैंड फिल्टर में मिल रहा है उसका फॉर्मूला होता है D इंटू 1 माइनस ईटा इंटू G-1। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ D क्या है, डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडियम हो गई, डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडियम, और जहाँ ईटा है पोरोसिटी ऑफ मीडियम की, यानी जो पोरोसिटी है फिल्टर मीडियम की वो ईटा हो गई, और जी आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अगर सपोज आपने फिल्टर को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, सपोज ये फिल्टर D था, अब इसको आपने थोड़ा सा एक्सटेंड करके क्या कर दिया, D' में कन्वर्ट कर दिया, तो उस केस में भी जो हेड लॉस की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है। तो हेड लॉस जो है वो एक्सटेंडेड मीडियम, यानी एक्सटेंड कर दिया आपने मीडियम को, तो उसका जो हेड लॉस होगा उस केस में जो डेप्थ आपने प्रोवाइड की है और उस केस में जो पोरोसिटी जो चेंजेस आए हैं इंटू G-1, ठीक है, तो वो ओवरऑल आपका कहलाएगा एक्सटेंडेड मीडियम का हेड लॉस। तो जब आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा सेम रहेगी, पार्टिकल्स जो है जब आप चेंज नहीं कर रहे तो पोरोसिटी चेंज हो जाएगी। तो फाइनली इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, D/D' इक्वल टू 1 माइनस ईटा, D/D' इक्वल टू 1 माइनस ईटा डैश अपॉन 1 माइनस ईटा। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेप्थ ओवरऑल फिल्टर मीडियम की, डेप्थ ऑफ एक्सटेंडेड मीडियम इक्वल टू 1 माइनस पोरोसिटी ऑफ एक्सटेंडेड मीडियम अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। तो ये फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है या क्वेश्चंस इससे पूछ लेते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। या हेड लॉस कैसे निकाल रहे हैं, D इंटू 1 माइनस ईटा इंटू G-1। क्लियर है। अब पोरोसिटी जो है एक्सटेंडेड मीडियम की फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है कि V यानी वेलोसिटी, बैकवॉश वेलोसिटी अपॉन सेटलिंग वेलोसिटी टू दी पावर 0.22। तो ये फॉर्मूला जो है ईटा डैश का है, इसकी हेल्प से जो है आप ईटा डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। जहाँ पर BV क्या है आपकी बैकवॉश वेलोसिटी, बैकवॉश जो वाटर आप यूज कर रहे हैं इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, बैकवॉश वेलोसिटी, और VS जो है आपकी सेटलिंग वेलोसिटी है मीडियम पार्टिकल की, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। तो इन फॉर्मूले को जो है आपको रिमाइंड करना है, अगर आप क्वेश्चन में डिजाइन कर रहे हैं रैपिड सैंड फिल्टर की तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जो रैपिड सैंड फिल्टर में बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी होती है वो 80 to 90% होती है, बल्कि आपको पता है स्लो सैंड फिल्टर में 98 से 99% थी। तो ये बहुत ज़्यादा कम है कंपैरिजन टू स्लो सैंड फिल्टर। अगर आप स्लो सैंड फिल्टर से कंपेयर करें तो इसकी इफिशियंसी कम है, बट इसमें एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए जो है जनरली आप इसको यूज़ कर लेते हैं और स्लो सैंड फिल्टर को आप विलेज वगैरह में यूज़ करते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि रैपिड सैंड फिल्टर प्रपोज्ड फॉर वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्रपोज किया गया है फॉर अ टाउन हैविंग पॉपुलेशन 75,000 पॉपुलेशन है और एवरेज वाटर सप्लाई 150 लीटर पर कैपिटा पर डे है। ठीक है, यानी एक पर्सन जो है 150 लीटर पर डे वाटर यूज कर रहा है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट।
कंप्यूट दी साइज एंड नंबर ऑफ फिल्टर बेड आपको कंप्यूट करना है, फिर लेटरल और मैनीफोल्ड अंडर ड्रेनेज सिस्टम की डिज़ाइन करनी है, और वॉश वाटर डिस्चार्ज भी आपको कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डिज़ाइन डिस्चार्ज निकाल लीजिए कि जो डिज़ाइन डिस्चार्ज होगा वो 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज क्या होता है, पॉपुलेशन इंटू एवरेज पर कैपिटा डिमांड कितनी है। तो आपको पता है कि 1.8 टाइम्स ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, 75,000 इंटू एवरेज पर कैपिटा डिमांड कितनी है, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो इसको क्या करेंगे, 150 लीटर, ठीक है, पर कैपिटा पर डे है। तो अगर आप पर डे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 60 इंटू 24, ठीक है। तो ये आपका आ गया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, डे को एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, तो ये आपका मिनट पर लीटर पर मिनट में आ जाएगा 14062.5 लीटर पर मिनट। तो ये आपका डिज़ाइन डिस्चार्ज आ गया फिल्टर के, जो फिल्टर के थ्रू डिज़ाइन है उसको डिज़ाइन डिस्चार्ज हो गया। अब सपोज आपको ये भी एज्यूम करना है, क्योंकि बैक वॉश डिस्चार्ज भी तो हो रहा होगा, यानी बैक वॉश के लिए भी तो आपको कुछ वाटर नीडेड होगा। तो सपोज आपने मान लिया कि जो बैक वॉश डिस्चार्ज है ऑफ 5% ऑफ टोटल डिज़ाइन डिस्चार्ज के, यानी डिज़ाइन डिस्चार्ज का जो 5% आपने मान लिया बैक वॉश डिस्चार्ज में आप यूज़ कर रहे हैं, और जो ड्यूरेशन है बैक वॉश की वो सपोज आपने मान ली 30 मिनट्स, ठीक है, आपने ये कंसीडर कर लिया खुद से। तो जो इफेक्टिव डिस्चार्ज आएगा, सो इफेक्टिव डिस्चार्ज थ्रू फिल्टर, अब इफेक्टिव डिस्चार्ज कितना चाहिए होगा फिल्टर के थ्रू, तो आपको तो फाइनली आपको ये पता है कि जितना वाटर ये आ रहा है, यानी सपोज इसको QD डैश मान लिया, आपको पता है ये वाटर आपको फिल्टर करना है, बट इसका आपको पता है कुछ 5% जो आपने बैक वॉश डिस्चार्ज में यूज़ किया है, तो ओवरऑल कितना डिस्चार्ज जो है फिल्टर के थ्रू आप लेंगे, तो 14062.5, ये डिस्चार्ज तो तब था जब आप कोई भी बैकवॉश डिस्चार्ज कंसीडर नहीं कर रहे थे, यानी कोई और जो QD डैश है उसका अगर आप 95% देखें तो ये डिस्चार्ज मिलेगा जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 5% तो उसका यूज़ नहीं कर रहे आप, वो बैकवॉश डिस्चार्ज के लिए कर रहे हैं। तो 0.95 से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको इफेक्टिव डिस्चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि QD डैश का जो 95% है वो ये डिस्चार्ज है। तो आपको तो QD डैश चाहिए, यानी कितना टोटल वाटर प्रोवाइड करें जितना कि इतना तो डिलीवर फिल्टर के लिए हो जाए, और रिमेनिंग वाटर जो है आप बैक वॉश के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। तो आपको पता है कि 14802.6 लीटर पर मिनट ये आपका इफेक्टिव डिस्चार्ज आ गया। अब आपको पता है 24 घंटे में 30 मिनट तो आप सिर्फ बैक वॉश डिस्चार्ज यानी फिल्ट्रेशन के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्लीनिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपको नेट डिस्चार्ज चाहिए होगा, नेट इफेक्टिव डिस्चार्ज थ्रू फिल्टर कितना हो जाएगा, तो सपोज QDE मान लिया, ठीक है, नेट इफेक्टिव, तो ये क्या होगा 14802.6, ये आपको पता है 23.5 आवर में ये इतना डिस्चार्ज मिल रहा है, तो 24 घंटे में कितना मिलेगा, तो इसको आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं 15117.5 लीटर पर मिनट। अब ये आपका फाइनल डिस्चार्ज हो गया जिसको आपको फिल्टर के लिए आपको पर्पस के लिए यूज़ करना है, और इसको आप यूज़ करेंगे, ना कि ये सिंपली ये जो डिस्चार्ज आपने निकाला है इसको यूज़ करेंगे। क्लियर है, क्योंकि आपको बैकवर्ड डिस्चार्ज भी निकालना पड़ेगा और ड्यूरेशन भी देखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल डिस्चार्ज कितना आ गया 15117.6। आपको पता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट, इसीलिए आपने जो है इसको लीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया, लीटर पर मिनट कैंसिल हो जाएगा, एरिया आप निकाल सकते हैं फिल्टर का। यही तो पूछा है कि कंप्यूट दी साइज एंड नंबर ऑफ फिल्टर बेड, तो साइज पूछने के लिए आपको प्लान एरिया चाहिए होगा। तो अब क्या करेंगे, आप प्लान एरिया निकाल लीजिए, टोटल प्लान एरिया कितना हो जाएगा, ये QDE डैश यानी जो इफेक्टिव नेट इफेक्टिव डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, तो नेट इफेक्टिव डिस्चार्ज है आपका 15117.6 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 100, तो 151.176 मीटर स्क्वायर जो है आपका ये टोटल प्लान एरिया आ गया इतने डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। तो अब आपको नंबर ऑफ फिल्टर्स या नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हो जाएंगे 1.22 रूट क्यू ऑफ QDE डैश, तो 1.22 ऑफ QDE डैश, तो ये आपका लीटर पर मिनट में है और आपको किस में निकालना है MLD में,
यहाँ पे जो यूनिट रखेंगे आप mld में रखेंगे, तो आपको पता है 15117.6, ये तो लीटर में हो गया और आपको मिलियन लीटर में चाहिए, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ गया पर मिनट, ठीक है। तो आपको डे में चाहिए तो आप क्या करें, यहाँ 24 × 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका अब mld में आ गया। तो टोटल 5.69 इसकी वैल्यू, यानी अप्रॉक्स आपने मान लिया 6, तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, टोटल जो यूनिट्स आप यूज करेंगे वो आप करेंगे 6 + 1, क्योंकि 1 स्टैंड बाई आप रखते हैं, ऑपरेशनल 6 हो गई, 1 स्टैंड बाई, टोटल कितनी हो गई 7, ठीक है। तो प्लान एरिया ऑफ ईच फिल्टर अगर आपको निकालना है, प्लान एरिया ऑफ ईच फिल्टर आपने बता दिया, यूनिट तो टोटल 7 रखेंगे बट वर्किंग कंडीशन में कितनी है, 6 है वर्किंग कंडीशन में। तो प्लान एरिया ऑफ ईच फिल्टर, हर फिल्टर का प्लान एरिया, टोटल प्लान एरिया जो वर्क कर रहा है ऑपरेशन में वो तो 151.76 है, लेकिन ऑपरेशनल फिल्टर है कितने टोटल 6, तो एक फिल्टर का एरिया कितना हो गया जो ऑपरेशन में है, तो अप्रॉक्स 25 मीटर स्क्वायर। सपोज आपने मान लिया एज्यूम फिल्टर जो है वो आपका स्क्वायर है, तो फाइनली ओवरऑल साइज क्या हो जाएगा फिल्टर का 5 मीटर, ठीक है। तो आपको ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करिए और टोटल नंबर ऑफ साइज बताइए, तो ये आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि डिजाइन ऑफ मैनिफोल्ड एंड लेटरल्स, यानी लेटरल्स और मैनिफोल्ड की भी आपको डिजाइन करनी है, ठीक है, एंड मैनिफोल्ड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लिया आपने जो साइज ऑफ परफोरेशन है, एज्यूम साइज ऑफ परफोरेशन, ये तो आप अपने से एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन कर रहे हैं अगर डेटा नहीं दिया है तो आप एज्यूम कर सकते हैं। तो आपने मान लिया सपोज 30 mm, अगर 13 mm माना है तो स्पेसिंग ऑफ परफोरेशन आप कितनी मानेंगे 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और स्पेसिंग ऑफ लेटरल्स की जो स्पेसिंग आपने कंसीडर कर ली सपोज 25 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच आप ले सकते हैं, सपोज आपने मान लिया 25 सेंटीमीटर। अब आपको टोटल क्रॉस सेक्शनल जो है एरिया फाइंड करना है परफोरेशन का, तो ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन कितना होता है 0.2% ऑफ टोटल फिल्टर्ड एरिया का, यानी फिल्टर एरिया का जो है 0.2% एरिया ऑफ परफोरेशन होता है, तो 0.2% ऑफ फिल्टर एरिया है कितना 25 मीटर स्क्वायर, तो 0.05 मीटर स्क्वायर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया टोटल परफोरेशन का आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटरल्स फाइंड कर लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ ऑफ मैनिफोल्ड डिवाइडेड बाई स्पेसिंग ऑफ लेटरल्स प्लस 1, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ मैनिफोल्ड कितना है 5/5 मीटर का आपका टोटल फिल्टर है, तो आपने क्या ले लिया 500 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग ऑफ लेटरल 25, ये सेंटीमीटर में था इसलिए आपने इसको 5 मीटर को 500 में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, प्लस 1, तो ये टोटल कितना आ गया 42। तो यहाँ से आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल निकाल सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल होता क्या है, ये होता है 2 to 4 टाइम्स, सपोज आपने 2 मान लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन इन इट, यानी उस लेटरल में कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है टोटल परफोरेशन का है, तो ट्वाइस ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया परफोरेशन का कितना आया 0.05, इसको अगर आप नंबर ऑफ लेटरल से डिवाइड कर दें तो एक लेटरल में कितना परफोरेशन का एरिया वो आपको मिल जाएगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.34 इंटू 10⁻5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया π/4 इंटू डाया ऑफ लेटरल क्या होगा DL स्क्वायर, यानी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेटरल का हो गया, इक्वल टू 2.34 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप डाया ऑफ लेटरल क्या निकाल लेंगे 5.5 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपकी ये डाया लेटरल की डिजाइन हो गई। अब आपको डिजाइन करना है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैनिफोल्ड, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैनिफोल्ड या सेंट्रल ड्रेन क्या होता है, ये होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑल दी लेटरल्स, यानी जितने टोटल लेटरल्स हैं उन सब का क्रॉस सेक्शनल एरिया का ट्वाइस ऑफ मैनिफोल्ड एरिया होता है। तो ओवरऑल क्या आ गया
कि ओवरऑल टोटल आपको पता है 2.34 इंटू 10⁻³ ये तो आपका एक लेटरल का एरिया हो गया, इंटू टोटल लेटरल्स हैं कितने 42, तो ये आपका एरिया ऑफ मैनीफोल्ड आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं π/4 इंटू डाया ऑफ मैनीफोल्ड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0.199 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप डाया ऑफ मैनीफोल्ड निकाल सकते हैं जो कि आ जाएगा 50.34 सेंटीमीटर। तो ये आपकी लेटरल और मैनीफोल्ड की डिज़ाइन हो गई। अब आपको ये चेक करना है कि जो लेंथ ऑफ लेटरल है, लेंथ ऑफ लेटरल डिवाइडेड बाई डाया ऑफ लेटरल, इसका रेशियो जो है वो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ लेटरल कितना है, तो आपको पता है कि टोटल लेंथ कितनी थी 5 मीटर, यानी 500 सेंटीमीटर। यहाँ हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं b माइनस डाया ऑफ मैनीफोल्ड। आपको पता है ये इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, ये हो गया, यहाँ पे लेटरल्स हो गए। तो आपको लेंथ ऑफ लेटरल ये चाहिए। तो अगर टोटल में से आप डाया ऑफ मैनीफोल्ड यानी ये जो है मैनीफोल्ड का डाया माइनस करके बाई 2 कर दें तो आपको लेंथ ऑफ लेटरल मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई डाया ऑफ लेटरल क्या है dl। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये 500 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। डाया ऑफ मैनीफोल्ड आपका कितना है 50.34 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई dl की वैल्यू कितनी है आपकी, जो डाया ऑफ लेटरल आपने निकाला है वो है 5.5 सेंटीमीटर। तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 40.8 आ जाएगी, ये 60 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है ओके। तो ये जो डिज़ाइन आपने करी है लेटरल और मैनीफोल्ड की, ये करेक्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब लास्ट में क्या कह रहा है, बैक वॉश डिस्चार्ज आपको फाइंड करना है। बैक वॉश वाटर का जो डिस्चार्ज है तो उसका जो रेट गिवन है वो 45 लीटर पर सेकेंड गिवन है सेंटीमीटर, यानी बैकवॉश डिस्चार्ज का जो रेट है 45 सेंटीमीटर पर मिनट है, ठीक है। तो इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 45 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर मिनट, और इसमें अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली आपको क्या आ जाएगा 11250 लीटर पर मिनट। ये आपका जो है बैकवॉश डिस्चार्ज आ गया सिंगल यूनिट के लिए, सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहे हैं, यानी एक यूनिट का एरिया कितना था 25 मीटर स्क्वायर। तो इसको जो है अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो ओवरऑल 11,250 लीटर पर मिनट ये आपका बैकवॉश डिस्चार्ज आ गया। तो इस टाइप से ओवरऑल जो है आपकी रैपिड सैंड फिल्टर की डिज़ाइन का क्वेश्चन आ जाता है। ये आपको बस स्टेप्स ध्यान में रखने हैं कि कैसे फॉलो करना है, उसके थ्रू आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।